तो चलिए पी ब्लॉक कंटिन्यू करते हैं। और अभी तक अपन जो स्ट्रक्चर जो अपन एक ढांचा बनाया था पी ब्लॉक का, उसके अंदर अपन लोगों ने क्या क्या सीख लिया। जैसे एलिमेंट्स कौन है वो सीख लिए, एलिमेंट के बाद उनकी अकरेंस कैसे, ये उपलब्धता है नेचर में कैसे पाए जाते हैं एलिमेंट वो सीखा। उसके बाद जनरल ग्रुप की प्रॉपर्टीज, उसका जनरल फिजिकल प्रॉपर्टी, फिर जनरल केमिकल प्रॉपर्टी। अब याद करो किस चीज़ की बारी आती है, इनके मॉलिक्यूल्स की। इस ग्रुप के पहले कंपोनेंट्स जो है, पहले जो एलिमेंट है, पहले जो तत्व है, उनके यौगिक की बारी आती है। तो बेसिकली सबसे पहला जो एलिमेंट है 15 ग्रुप का वो है नाइट्रोजन एन एलिमेंट। अब मैं बात करता हूँ उसके कंपाउंड कौन है। उसका सबसे बेसिक कंपाउंड है N2 सबसे बेसिक कंपाउंड N2 है। तो N2 के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। अब N2 के बाद क्या क्या है, जैसे अमोनिया है बेसिक कंपाउंड, उसके अलावा HNO3 हो गया, नाइट्रोजन का ऑक्साइड हो गया, उसके ऑक्सी एसिड हो गया, सारे बेसिक कंपाउंड है नाइट्रोजन के। सबसे पहला और बेसिक है N2 डाई नाइट्रोजन। तो अपनी जो पी ब्लॉक का लेक्चर है उसकी हेडिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, N2 डाई नाइट्रोजन। तो हेडिंग डालते हैं N2 दैट इज डाई नाइट्रोजन। N2 मॉलिक्यूल सीखना है, इसको बोलते हैं डाई नाइट्रोजन। तो डाई नाइट्रोजन में क्या क्या सीखना है हेडिंग वाइज। सबसे पहले अपन सीखेंगे इसके प्रिपरेशन मेथड। इसको कैसे बनाया जाता है या किस तरह से बनाया जा सकता है। देखो सबसे पहले जब प्रिपरेशन मेथड की बात आएगी तो इसमें केमिकल रिएक्शंस आएगी जो अपने को याद रखना पड़ेगा। इसके अलग अलग मेथड्स होंगे जो आपको याद रखने पड़ेंगे। तो बेसिकली 1 बाय 1 अपन मेथड सीखते हैं और यहीं से वो पहला क्वेश्चन बनता है केमिकल रिएक्शन का। अपन को पता चले किस तरह से रिएक्शन का क्वेश्चन आता है, यहीं से पता चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले और सबसे बेसिक जो मैथड है दैट इज सबसे सिंपल सा मैथड जिसको अपन बोलते हैं फ्रॉम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सबसे बेसिक मेथड है। ऐसा क्यों, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से क्यों बनाया, क्योंकि एयर बहुत ज़्यादा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किसका, पहली बात तो वो। अब सबसे पहला जो मेथड है वहाँ से आप नाइट्रोजन बनाओ जहाँ नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा अवेलेबल है। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा अवेलेबल है एयर के अंदर, तो क्यों ना एयर से अपन नाइट्रोजन को एक्सट्रैक्ट करें, एयर से अपन नाइट्रोजन को निकालें और उसको अपन बनाएं। तो देखो सबसे बड़ा रिसोर्स ये एयर है भाई। वायु में सबसे ज़्यादा पाई जाती है नाइट्रोजन, तो सबसे बड़ा रिसोर्स N2 का एयर ही तो हो जाएगी। तो सबसे पहला मेथड है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और किसका, एयर का। तो लिखेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर। बहुत ही सिंपल सा मेथड है एयर का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब यार एयर तो गैस है, उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कैसे कर सकते हो। अपन तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन सीखते हैं जो आसवन विधि, प्रभाजी आसवन विधि जो है उसमें सिखाया जाता है कि दो लिक्विड जो वोलेटाइल होते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट हो रहा है या जिसकी वोलेटाइल नेचर डिफरेंट होती है, उसके लिए काम में आता है। लेकिन यहाँ पर तो एयर का ही कर रहे हो, एक्चुअली एयर को लिक्विफाई करते हैं पहले। तो इन दिस मैथड we distillate liquid air and produce N2 लिक्विड एयर का। अब सुनना, एयर में आप देखो जो एयर है, एयर के अंदर मेनली कॉन्स्टिट्यूएंट, मेन हिस्सेदारी किसकी एयर के अंदर, N2 है और O2 है। इसके अलावा बहुत सारी गैसेज हैं, N2 और O2 मेन हिस्सेदारी है। इसको देखें 78% अप्रोक्स नाइट्रोजन का परसेंटेज जो कॉम्पोजिशन होता है बाई वॉल्यूम 78% ही होता है। अब बात करते हैं इसको कैसे करते हैं। पहले अपन एयर को क्या करते हैं, लिक्विफाई करते हैं। जब लिक्विफाई करते हैं तो इसके अंदर सारी गैसेस लिक्विड फॉर्म में होती हैं, लिक्विड एयर। अब ध्यान से देखना इसका लॉजिक क्या है, लिक्विड एयर है। अब लिक्विड एयर को जब बनाया जाता है तो देखो जो N2 होता है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, N2 का बॉइलिंग, हालांकि आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे याद रहे तो ठीक है, -196 डिग्री सेल्सियस, और जो O2 उसका -183 डिग्री सेल्सियस होता है बॉइलिंग पॉइंट। ये दोनों के मैंने बॉइलिंग पॉइंट लिखे हैं। तो नो डाउट मैं जो लिक्विड एयर इसको काफ़ी कम टेम्परेचर रखता हूँ, आगे डिस्टिलेट बने हुए हैं, वो कॉलम फ्रैक्शन डिस्टिलेट कॉलम बने हुए हैं, वो बात की बात है। खैर अपने तो मेन मुद्दा यहाँ पर है, मैंने इस सॉल्यूशन को जो लिक्विड एयर उसको -200 डिग्री सेल्सियस पर भी रखा है। इसलिए रखा है ताकि इसके अंदर लिक्विड नाइट्रोजन प्रेजेंट रहे। बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर रखा है भाई। अरे पानी को मैं 110 पे रखूंगा तो सारा गैस में नहीं हो जाएगा क्या। यदि मुझे लिक्विड रखना है पानी को तो 100 से कम रखना पड़ेगा। तो मैंने -200 डिग्री सेल्सियस रखा जो कि -196 से कम है, और एयर जो मैं O2 है उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम रखा है। अब मैं धीरे धीरे टेम्परेचर राइज करना स्टार्ट करता हूँ, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। तो -200 से मैं पहुँचूंगा -199,
टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ मैं, माइनस का 197, माइनस का 196, सॉरी 198 कहाँ गया रे, उल्टी गिनती गलत, चलो कोई ना, माइनस का 196। जैसे माइनस के 196 से माइनस का 195 तक पहुंचूंगा तो क्या पहले N2 का बॉइलिंग पॉइंट नहीं आ जाएगा क्या, और इस टेम्परेचर पर N2 कंप्लीटली गैस में नहीं बदल जाएगी क्या, कंप्लीटली गैस में बदल, और यहां पर तो गारंटी गैस में ही होगी क्योंकि आपने बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा लेके, तो जो नाइट्रोजन थी लिक्विड वाली, जो लिक्विड नाइट्रोजन थी वो सारी की सारी क्या आ जाएगी, गैस स्टेट में आके डिस्टिलेट नहीं हो जाएगी क्या, ये N2 आ जाएगी, और नीचे क्या बच जाएगा, नीचे बच जाएगा O2, नीचे क्या बच जाएगा O2 एज बाई प्रोडक्ट। O2 जो बचेगा आपका यहाँ पर एज ए बाई प्रोडक्ट बोला जाएगा, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन N2 गैस के फॉर्म में निकल चुकी है, जो N2 है वो गैस के फॉर्म में बाहर जा चुके हैं, तो अंदर क्या बचा, लिक्विड O2। अब सुनना, लिक्विड O2 का प्रोडक्शन भी यहां से हो रहा है एज ए बाई प्रोडक्ट। खास बात क्या है, लिक्विड नाइट्रोजन जो बन रहा, सॉरी लिक्विड ऑक्सीजन जो बन रहा है अपने बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में बन रहा है, लेकिन इसको फेंकेंगे नहीं भाई। ऑक्सीजन की डिमांड अभी जो समय चल रहा है, जो कोरोना काल चल रहा है, जो कोरोना की सेकेंड वेव आई है, ऑक्सीजन की वर्थ, वैल्यू और डिमांड क्या है क्या नहीं आपको समझ आ गया होगा। कितनी जाने आज ऑक्सीजन की वजह से गई है, तो इसको बाई प्रोडक्ट नहीं, आज का तो मेन प्रोडक्ट बन चुका है। लेकिन अपन पढ़ क्या रहे हैं, N2 का प्रिपरेशन मेथड, तो ये बाई प्रोडक्ट भी अपना भी मेन प्रोडक्ट बन चुका है, ठीक है। तो O2 यहाँ पर फॉर्म होता है, O2 को भी अपन बचा के रखते हैं, N2 प्रिपेयर होता है, उसको भी अपन रखते हैं, ठीक है। तो पहला मेथड एयर से डिस्टिलेशन में मैंने हर चीज़ बताई, किस तरह से डिस्टिलेट करते हैं, एक एक बारीकी से बताया है, ठीक है। तो आपको अच्छा लगा तो बताना मेरे को। नेक्स्ट मेथड पे आते हैं। तो ये मेथड कंप्लीट हुआ, मैं इसको हटा रहा हूँ, आप चाहो तो फोटो क्लिक कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको बढ़िया से नोट्स में बनाएं आप लोग, ठीक है। चलो फर्स्ट मेथड कंप्लीट हुआ, सेकेंड मेथड की तरफ चलते हैं। सेकेंड मेथड है अमोनियम सॉल्ट से। अमोनियम सॉल्ट से किस तरह से, सुनना, अमोनियम सॉल्ट से किस तरह से, आपको पता है किसी भी प्रिपरेशन मेथड में, नेक्स्ट है अमोनियम सॉल्ट, यूजिंग अमोनियम सॉल्ट। प्रिपरेशन मेथड अपनी मेन हेडिंग है, उसको वापस लिख देना हूँ, अच्छा रहेगा। प्रिपरेशन मेथड अपनी मेन हेडिंग है नाइट्रोजन के अंदर, प्रिपरेशन मेथड जो पहली हेडिंग है। इसके बाद मैं सेकेंड हेडिंग पे जाता हूँ। सेकेंड प्रिपरेशन मेथड जो है वो है हीटिंग ऑफ अमोनियम सॉल्ट। सेकेंड, अमोनियम सॉल्ट एक बहुत ही कॉमन और बेसिक चर्चा है, सुनना। देखो जब भी आप कार्बोनेट को हीट करते हो, कार्बोनेट सॉल्ट को हीट करते हो, जब थर्मली डिकम्पोजिशन होता है उस सॉल्ट का, तो CO2 गैस रिलीज होती है। सिंपल सी बात है। जब भी आप सल्फेट के सॉल्ट को हीट करते हो या सल्फाइड के सॉल्ट को हीट करते हो, सल्फेट करोगे SO3 निकलेगा, और सल्फाइड करोगे SO2 निकलेगा। नाइट्रेट के सॉल्ट को हीट करोगे NO2 निकलेगा। बड़ी जनरल चीज़ है ना। तो एज यूजुअल यदि आप अमोनियम सॉल्ट को हीट करोगे तो क्या निकलना चाहिए? सिंपल सी बात है ना, एक जनरल चीज़ पूछ रहा हूँ मैं कि जब अमोनियम सॉल्ट को हीट करोगे तो अमोनिया नहीं निकलनी चाहिए क्या? तो यहाँ पर तो N2 निकल रहा है, ये कैसे हुआ? एक्चुअली अमोनियम सॉल्ट को जब हीट किया जाता है, अमोनियम सॉल्ट में चर्चा करनी चाहूँ, अमोनियम सॉल्ट में चर्चा करनी चाहूँ तो मैं क्या बोलूँगा? जो अमोनियम सॉल्ट होते हैं, अमोनियम सॉल्ट वो दो तरह से प्रोडक्शन करते हैं। एक तो प्रोड्यूस करते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है ये, एक प्रोड्यूस करते हैं अमोनिया, जो कि जनरल चीज़ है, NH3 अमोनिया, जो कि जनरल बात तो होना ही चाहिए था। एक प्रोड्यूस करते हैं दूसरी वैरायटी N2 डाई नाइट्रोजन। डाई नाइट्रोजन ये दूसरी को जनरल बात नहीं, ये स्पेशल बात है। अमोनिया कब और कहाँ प्रोड्यूस होता है इसकी खास बात सुनना, और N2 कब और कहाँ प्रोड्यूस होता है वो सुनना। खास बात N2 बनना है, अमोनिया बनना तो बड़ी कॉमन बात है। अब जो भी अमोनियम सॉल्ट होगा इसमें दो चीज होती है, एक तो कैटायन और एक एनायन। क्योंकि अमोनियम सॉल्ट है, कैटायन तो फिक्स हो गया, NH4+ हो गया, लेकिन एनायन की दो वेराइटी नहीं हो गई क्या? या एनायन कोई भी हो सकता है। अब ये डिपेंड करेगा एनायन कौन सा है, N2 का बनना या अमोनिया का बनना, इस बात पे डिपेंड करेगा एनायन क्या है। इफ एनायन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इफ एनायन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देन N2 गैस इज रिलीज। यदि अमोनियम आयन के साथ जो एनायन आया है वो एनायन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो उस केस में N2 गैस निकले। वो भी कैसे? एक्चुअल निकलती तो अमोनिया, राज की बात बताता हूँ, निकलती तो भाई साहब NH3 है, लेकिन जो ऑक्सीडाइजिंग एनायन होता है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो एनायन होता है
वो इस अमोनियम जो अमोनिया -3 है इसको ऑक्सीडाइज कर देता है, इसको N2 में कन्वर्ट कर देता है। निकलती राज की बात तो ये भाई साहब NH3 निकलती है, -3 से इसको 0 में भेज देती है और ये ऑक्सीडाइज कर देती है एनाइन वाला हिस्सा। अब बात करूँ मैं इसका, ये बेचारा बोला था, तो इफ एनाइन कुछ नहीं होगा, इस पर कोई ऑक्सीडाइज करे अमोनिया जैसी थी वैसी वैसी पड़ी है। इफ एनाइन इज नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब रिड्यूसिंग एजेंट है तब भी चलेगा और कुछ नहीं है तब भी चलेगा। उस केस में जो NH3 निकली थी वो सेम रहेगी, एज इट इज रहेगी, कोई फर्क नहीं आएगा। अब सुनना, मैंने तुम्हें कंसेप्ट बताया, कंसेप्ट ये बताया कि अमोनियम सोल्ट दो तरह की चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं, अमोनिया और दूसरा N2। अमोनिया प्रोड्यूस करना बहुत ही आम बात है और होना ही चाहिए था, लेकिन N2 प्रोड्यूस करना बड़ी स्पेशल और बड़ी एक विशेष कंडीशन है, स्पेशल कंडीशन है। जो नाइट्रोजन प्रोड्यूस करना एक विशेष कंडीशन है। अमोनिया तो नॉर्मल बात है, नाइट्रोजन कब प्रोड्यूस होता है, जब एनाइन जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, जब ऋणायन क्या हो, ऑक्सीकारक हो, तो उस केस में N2 प्रोड्यूस होता है। और ये होता कैसे, एक्चुअली बनती तो अमोनिया ही है। उस अमोनिया को क्या करता है, जो एनाइन है, जो ऋणायन वाला हिस्सा है, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसको ऑक्सीडाइज कर देता है और फाइनली N2 में भेज देता है। ये खास बात है। अब दो कंसेप्ट मैंने जो आपको बताया, मैंने 2 बार रिपीट भी कर दिया। अब सुनना, ये दोनों कंसेप्ट बहुत सारी रिएक्शंस बनाएंगे। देखो 2 बातें हैं, या तो रिएक्शन को रट लो, जब रटनी है तो मेरी क्या ज़रूरत है, सही है, जब रटनी है तुम्हें तो मेरी क्या ज़रूरत है, मेरी ज़रूरत तब है जब रिएक्शन रटनी नहीं है तुम्हें लॉजिक बताऊंगा। एक लॉजिक पे हज़ारों रिएक्शन हो सकती है, 100 रिएक्शन हो सकती है, ठीक है। जबकि वैसे 100 रिएक्शन याद हो, लॉजिक समझ नहीं आया तो कोई मतलब ही नहीं है। लॉजिक याद है, रिएक्शन बना लोगे, लेकिन रिएक्शन याद है, लॉजिक पे नहीं पहुंच रहे तो कोई मतलब ही नहीं है। वो कुछ दिन याद रहेगी, टेम्परेरी, तुम बहुत सारी मेहनत करो कुछ दिन तो याद रह जाएगी, लेकिन वो परमानेंट नहीं याद रहने वाली। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, लॉजिक पे ध्यान दे, लॉजिक पे ध्यान दे। अभी मैंने लॉजिक बताया, इसमें रिएक्शन लिख दूँ 10-12, मैंने लॉजिक मैंने बताया 10 बार रिएक्शन लिख दूँ इतनी सी बात पे, ठीक है। तो या तो एक लॉजिक याद करो या 12 रिएक्शन रट लो, तुम्हारी मर्जी है, चॉइस तुम्हारी है, ठीक है। तो चलो मैं कुछ रिएक्शंस लिखता हूँ, देखते हैं इसी लॉजिक पे। तो N2 को प्रोड्यूस करते हैं अमोनियम सोल्ट से, देखते हैं कैसे। और ये लॉजिक वापस रिपीट होगा, इसी चैप्टर में वापस रिपीट होगा जब अमोनिया का प्रिपरेशन मेथड आएगा, ठीक है। अब देखो एनाइन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते कौन कौन है वो भी लिख देता हूँ। देखो एनाइन जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में आते हैं, ऑक्सीकारक के रूप में आते हैं, K2Cr2 से उन्हें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो उसका एनाइनिक फॉर्म Cr2 7-2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होगा क्या। KMnO4 जो है, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, तो MnO4 माइनस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होगा क्या। नेक्स्ट देखो HClO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो Cl4 माइनस जो है वो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। HNO3 HNO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो HNO2 माइनस जो है वो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रोल प्ले करेगा। उसके बाद बहुत सारे जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रोल प्ले कर सकते हो, बहुत सारे रिएजेंट, HClO4 HIO4 भी आ सकता है, IO4 माइनस लिख दो, बोले IO4 माइनस, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। तो मैं रिएक्शन से बता दो, ये एनाइन आ रहे हैं तो इस केस में क्या होगा, आपका N2 का फॉर्मेशन होगा। रिएक्शन लिखते हैं इस चीज़ के लिए, देखना जरा ध्यान से। जैसे मैं लेता हूँ अमोनियम डाइक्रोमेट, जब इसको हीट करोगे तो इसको हीट करने पर N2 निकले, एक खास बात, और Cr2 जो क्रोमियम +6 में था अब क्रोमियम +3 में चला जाएगा, Cr2+3। ये होता है ऑरेंज कलर का सॉलिड, ये होता है ग्रीन कलर का सॉलिड, तुम्हें याद करना है। साथ में बनता है H2O की वेपर्स। ये रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो NCERT में अच्छे से दे रखी है, ये रिएक्शन तुम्हें याद करना है। ऑरेंज कलर भी याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, ग्रीन कलर। अब बात करते हैं दूसरे, इस तरह के सॉल्ट लिखता हूँ, तो दूसरों में मेन प्रोडक्ट बनाता हूँ, इसको कंप्लीट इसलिए लिखा है क्योंकि NCERT में है, ठीक है। उसके बाद जो रिएक्शंस उनका मैं मेन प्रोडक्ट बनाता हूँ, जैसे NH4 MN4 अमोनियम परमैंगनेट, इसको हीट करोगे तो N2 गैस बनेगा एज ए प्रोडक्ट, साथ में MnO2 बन जाएगा, साथ में H2। बैलेंस रिएक्शन नहीं लिख रहा, तुम बैलेंस खुद से करोगे। अमोनियम क्लोराइड काम में ले रहे हो, NH4 Cl4 हीट करोगे तो इस पर भी N2 बनेगा प्लस Cl2 बनेगा प्लस H2O बनेगा। यदि आयोडाइड देते हैं अमोनियम पर आयोडाइड तो उस केस में क्या होता है, IO4 होता, आयोडाइड बोलना चाहिए, तो इसमें N2 बनता, साथ में क्या बनता, I2 बन जाता है। इस केस में Cl2 के बजाय I2 प्लस H2O। इसी तरह से यदि मैं नाइट्राइट लेता तो क्या होता, NH4 NO2 लेता, तब भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता। अब यार लिखते जाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। H2 और
बनता है साथ में प्रोडक्ट में। तो आप चाहो जितनी रिएक्शन लिखो ना, क्या फ़र्क पड़ता है, बहुत सारे रिएक्शन लिख सकते हो। जैसे ये रिएक्शन लिखता हूँ, जैसे एक और रिएक्शन लिखता हूँ, NH4 नाइट्रेट लेता, अमोनियम नाइट्रेट, NO3 लेता, तो सिमिलरली नाइट्रेट भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता और प्रोडक्ट क्या बनाता, N2 नहीं, N2O, साथ में H2O तो है ही। ये एक स्पेशल रिएक्शन है जो पूछा जाएगा एग्जाम वाले से। अब सुनना मेरी बात, तुम सोचोगे क्या कि यार एक कॉमन सी तो बात है, N2 बनना था, लेकिन कॉमन सी बात थी। जो थोड़ा बहुत होशियार होगा ना उसको पहली रिएक्शन याद होगी खाली, जो थोड़ा और होशियार होगा, थोड़ा और होशियार होगा, जो ये रिएक्शन तो याद करेगा, उसको ये लॉजिक भी पता होगा कि एनाइन यदि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। लेकिन जो ये वीडियो देख के जाएगा ना उसको ये बात पता होगी कि अमोनियम नाइट्रेट से N2 नहीं बनती, क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट जो नाइट्रेट आयन है इतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता है कि N2 से भी आगे ऑक्सीडाइज करे, N2O+1 तक लेके चला जाता है, 0 तक नहीं छोड़ता इसको। तो ये उसी को पता होगा जो वीडियो लेक्चर देख के जाएगा। तो प्लीज़ ये खास बातें हैं, ये क्वेश्चन, ये पूरा क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन यहाँ तक आया, क्वेश्चन ये आएगा आगे। जो एक्सेप्शनल केस है, ये एक्सेप्शनल केस है, अपवादी केस है ये। और क्यों एक्सेप्शन हुआ, बिकॉज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ ऑफ NO3 बहुत गजब का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, इस वजह से N2O बना, अदरवाइज N2O नहीं बनता, N2 ही बन जाता। एग्जाम में ये रिएक्शन आएगी, ध्यान रखना। एग्जाम में जब पूछने की बारी आएगी ना तो क्वेश्चन एग्जाम वाला ये रिएक्शन पूछना प्रेफर करेगा, तो प्लीज़ 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 याद रखें आप इस चीज़ को। एंड लास्ट मेथड जो है, तो इसमें और भी बहुत सारे रिएक्शन लिख सकते थे, अब चलते हैं अपन लोग लास्ट मेथड जो है हीटिंग ऑफ एजाइड। हीटिंग ऑफ एजाइड, एजाइड क्या होता है, सुना है कभी? एजाइड क्या होता है, N3- को अपन एजाइड बोलते हैं, N3- को अपन लोग एजाइड बोलते हैं। और ये क्या किस तरह से काम करता है देखते हैं। तो थर्ड मेथड लिखता हूं मैं, हीटिंग ऑफ एजाइड। हीटिंग ऑफ एजाइड, एजाइड क्या होता है, N3- ग्रुप। एजाइड क्या होता है, N3- ग्रुप होता है। और ये HN3 जो ग्रुप होता है, एजोइक एसिड होता है, उससे N3- अपन आएंगे। इसका जो सॉल्ट फॉर्म लेते हैं, जैसे अपन ने इसका सॉल्ट फॉर्म लिया, NN3 लिया, BaN3 लिया, BaN3, तो यहाँ पर ट्वाइस आ जाएगा, +2 - 1। इनको जब हीट करते हैं, तो हीट करने पर सोडियम मेटल अलग हो जाती है और सोडियम मेटल अलग और N2 अलग हो जाता है। मतलब एजो ग्रुप को हीट करते हैं, एजो के सोल्ट हीट करते हैं, तो इसमें बेरियम अलग हो जाता है। और ये ध्यान रखना, ये होती है गैस, इसमें ये है गैस, ये है सॉलिड, ये है सॉलिड। आप जितने भी दूसरे मेथड देख रहे हो ना N2 के प्रोडक्शन के, उसमें कोई ना कोई बाई प्रोडक्ट गैस या वेपर के फॉर्म में आ रहा था, लेकिन ये वो मेथड है जिसके अंदर गैस या वेपर के फॉर्म में कोई नहीं आ रहा, जो दूसरा सब्सटेंस उस सॉलिड में पड़ा है और N2 गैस के फॉर्म में बना है। तो इसका मतलब ये वो मेथड है जहां पर प्योरेस्ट N2 बनती है। भाई साहब एग्जाम में बात ही पूछी हुई थी कि कौन सा N2 का प्रिपरेशन मेथड वो है जिसमें प्योरेस्ट N2 बनती है। 99.9% प्योर N2 का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर कोई बाई प्रोडक्ट नहीं है। तो इसको याद रखना अच्छे से, ठीक है। अब रही बात इसकी टेम्परेचर की, तो वहाँ यहाँ पर 160 डिग्री सेल्सियस होता है, यहाँ पर 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। मजे की बात और सुनना, IIT एडवांस में पिछले 2 साल पहले एक क्वेश्चन आया था जिसमें ये पूछा हुआ था किस टेम्परेचर पे बेरियम एजाइड को हीट करने पर N2 गैस का फॉर्मेशन होता है। आप सोचो, जिस बच्चे को याद नहीं थी रिएक्शन, वो तो बाढ़ में जाओ, उसको तो कुछ आने जाना ही नहीं है। लेकिन जिसको रिएक्शन भी है तो टेम्परेचर याद नहीं था, तब भी दिक्कत थी भाई। रिएक्शन तो याद ही करना है, जो जो चीज़ लिख रहा हूँ यहाँ पर बोर्ड पे, जो जो चीज़ आ रही है वो इतिहास में या तो क्वेश्चन बना है या आगे इतिहास बनाएगा अपना, वो लाइन या तो इतिहास बन चुका है या फिर अपना इतिहास बनाएगा। तो प्लीज़ यहाँ पर जो जो लाइन लिखी जा रही है आपको याद करनी है। तो ये थर्ड प्रिपरेशन मेथड है, इससे प्योरेस्ट जो है, प्योरेस्ट N2 बनता है, डाइनाइट्रोजन बनता है। तो 3 मेथड अपन ने सीखे हैं, समराइज कर देते हो अपन ने। N2 के प्रिपरेशन के 3 मेथड सीखे। सबसे पहले जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया एयर का, दूसरे मेथड में अमोनियम सॉल्ट को हीट किया। 2 वैरायटी थी, अमोनिया भी निकल सकती थी N2, लेकिन एनाइन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था तो इसमें N2 गैस निकलती थी। तीसरा एजाइड ग्रुप को, जिसमें प्योरेस्ट N2 बनती थी, हीट करने पर बनती है। जो मेटल के एजाइड्स हैं उनको डीकम्पोज, वो हीट करते डीकम्पोज होते हैं, उससे N2 गैस का प्रिपरेशन होता है। 3 मेथड इंपॉर्टेंट मेथड, याद रखना, क्वेश्चन वाले मेथड है। और हर साल यदि 15 ग्रुप में क्वेश्चन पूछा जाता है तो N2 के प्रिपरेशन या अमोनिया के प्रिपरेशन मेथड में से आती ही ये चीज़ें। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसकी फिजिकल, केमिकल और प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे और एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे।
तो लगे रहना, साथ बने रहना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।